मेरा क्लास फेलो जो कि मेरा पड़ोसी भी था एमबीए करने के बाद एक बैंक में जॉब करने लगा, जबकि मैं सीएसएस की तैयारी करने लगा। जब मेरे क्लास फेलो को अपनी पहली तनख्वाह 40,000 रुपये मिली, तब इसके बाप ने चावलों की 4 देगें पकवाईं और पूरे मोहल्ले में चावल तकसीम किए। हमारे घर में भी चावल लाए गए। मेरे बाप ने इससे पूछा कि किस खुशी में, तो पड़ोसी ने बताया कि मेरे बेटे को पहली तनख्वाह मिली है। मैंने सारी की सारी तनख्वाह खैरात कर दी। अब मेरे पास अब्बा आए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी नौकरी कब लगेगी। मैंने अब्बा से 6 माह का वक़्त मांगा। 6 माह के बाद सीएसएस के पेपर्स होने थे। मैं सीएसएस की तैयारी दूसरी अटेम्प्ट में भी नाकाम हुआ, तो अब्बा ने जूते मारकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं किताबों की गठरी उठाए घर से चल पड़ा। सारा दिन मजदूरी करता था और रात को आंसू बहाकर पढ़ता। अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन मेहनत जारी रखी। तीसरी और आखिरी कोशिश में सीएसएस पास किया तो नतीजा देखकर गश खाकर नीचे गिर पड़ा। लोग मुझे उठाकर अस्पताल ले गए, तो वहाँ पर मैं 5वीं जमात में था जब अब्बा जान ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, दिल लगा कर पढ़ो, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई 10 जमातें भी ना पढ़ पाया और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो बल्कि बड़ा आदमी बनकर नाम कमाओ। अब्बा की ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैं दिन रात मेहनत करने लगा। छोटी सी उम्र में ही मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था। माँ को लोगों के घरों में काम करता देखता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था। सुबह से लेकर शाम तक माँ लोगों के घरों में की सफाई करती। एक घर से सफाई करके दूसरे के घर के अंदर दाखिल हो जाती और फिर थक आकर शाम को घर वापस आती। सिर्फ यही नहीं, जब वो वापस घर आती तो अब्बा इससे झगड़ा शुरू कर देते। बचपन से ही मैं यही देखता चला आ रहा था कि अब्बा किसी सूरत माँ से खुश नहीं थे। हालांकि मेरी माँ बहुत कोशिश करती कि हमारी पढ़ाई की खातिर लोगों के घरों में काम करना आसान मामला नहीं था। इसके अलावा घर भी संभाल रही थी, मगर इन तमाम बातों के बावजूद अब्बा इसे डांटते थे और कभी कभी तो हमारे सामने ही माँ को मारना शुरू कर देते थे। मुझे आज तक याद है, जब मैट्रिक एग्ज़ाम थे, मैं घर की छत पर बैठा एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ था। नीचे माँ के चीखने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ नीचे आया, देखा तो माँ को अब्बा पूरी तरह मार रहे थे। मैं अब्बा के सामने आया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर कहा कि खुदारा, माँ को मत मारो, वो बीमार है, वो कल से मेरे पेपर स्टार्ट हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। अब्बा ने ही मुझे सबक दिया था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। अब्बा ने उस वक़्त मुझे थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाएं तुम्हारी पढ़ाई। मैं वापस छत पर चला आया, रोता रहा। दिल में यही सोच रहा था कि मैंने भी क्या किस्मत पाई है, जिसको पढ़ाई करने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिल रहा। इन हालात में ना सिर्फ मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया बल्कि आला नंबर भी हासिल किए, मगर अब्बा को मेरी इस कामयाबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं हैरान था कि जो बाप बचपन में मुझे तालीम में दिलचस्पी लेने का कहता, मुझे नसीहतें करता, अब वो मेरी तालीम से इतना बेनियाज क्यों है। बज़ाहिर तो ऐसी परेशानी नहीं थी, बल्कि उल्टा माँ को ही मारता था। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि माँ की वजह से अब्बा का सुकून चला गया, इसके दिल का चैन जा चुका था। तभी से दुनिया की कोई होश नहीं था। मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। क्लास में ही बैठा था जब मेरा दोस्त मुझे भागता हुआ बताने आया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं नंगे पैर भागना शुरू हुआ। मोहल्ले के लोग हमारे घर में जमा हुए थे। औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सबसे ऊंची आवाज़ अब्बा की थी। वो कह रहा था कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। अब्बा मोहल्ले वालों को बता रहे थे कि माँ छत पर कपड़े सुखाने गई और वहाँ वापस पाँव फिसला तो नीचे गिरी और सर पर शदीद चोट लगी, जिसकी वजह से इनकी वफ़ात हुई। माँ का अचानक मुझसे दूर हो जाना मेरे लिए एक हादसा था। कई महीने तक मैं कॉलेज ना जा सका, क्योंकि अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। काम काज में अब्बा का हाथ बटाता और इसके अलावा माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता। मेरा दिल करता था
कि कब्रिस्तान में बैठा रहूं और माँ से बातें करता रहूं। कुछ अरसा बाद अब्बा जान ने दूसरी शादी कर ली और बदकिस्मती से हमारी सौतेली माँ बहुत सालिम साबित हुई। उसने घर आते ही अब्बा को मशवरा दिया कि रेहान से तालीम छुड़वा दो और इसे अपने साथ काम पर लगाओ। आप वर्कशॉप पर अकेले होते हैं, थोड़ा बहुत ये काम सीख लेगा तो आपके काम आ जाएगा। लेकिन अब्बा ने इससे यही कहा कि रेहान पढ़ाई में काफ़ी तेज़ है, कल को अगर इसकी नौकरी लग गई तो फ़ायदा मेरा ही है। अब इस इंतज़ार में अब्बा था कि 2-3 साल बाद जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल करेगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। मगर एमबीए के एग्ज़ाम के बाद ही मैंने पढ़ाई के साथ साथ सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। ऑफिसर बनना मेरा एक ख्वाब था और मैं इस ख्वाब की तकमील चाहता था। दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की। मैं खामोश मेहनत कर रहा था। लोग यही समझ रहे थे कि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ रहा हूँ। हालांकि कोर्स के साथ साथ मैं मुकाबले के इम्तिहान की भी तैयारी कर रहा था। मुकाबले के इम्तिहान में पहली बार अपीयर हुआ तो नाकाम हुआ, कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन काफ़ी तजर्बा हासिल हुआ और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि किस फील्ड में मैं कमज़ोर हूँ और मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा दोस्त और पड़ोसी जिसका नाम शामिल था वो भी मेरे साथ पढ़ रहा था। हम दोनों मिलकर एमबीए कर रहे थे। शामिल ने ही मुझे मशवरा दिया था एमबीए करने का। जैसे ही एमबीए की तालीम मुकम्मल हुई तो शामिल ने मुख्तलिफ बैंक्स में अप्लाई किया। शुरू में मुझे भी इस बात का इसने मशवरा दिया, क्योंकि 6 माह अभी इम्तिहान में रहते थे, लिहाजा मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहता था। मैंने जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई ना किया। शामिल के एक बैंक में कैशियर की जॉब लग गई थी। शामिल का बाप अपने बेटे की नौकरी पर बहुत खुश था, क्योंकि इसे भी नौकरी की ज़रूरत थी। जब इसने पहली तनख्वाह हासिल की तब शामिल के बाप ने सारी की सारी तनख्वाह खैरात कर दी और चावलों की 4 बड़ी सी देगें पकवाई। शामिल का छोटा भाई चावल लेकर हमारे घर आया तो अब्बा ने कहा कि बेटा, किस खुशी में चावल बांट रहे हो। इसने बताया कि मेरे बड़े भाई की जॉब लगी है और अब इसे पहली तनख्वाह मिली है, इसी खुशी में मैं मोहल्ले में चावल तकसीम कर रहा हूँ। ये सुनकर अब्बा का मुंह लटक गया। वो मेरे पास आए और उस वक़्त मैं पढ़ाई में मसरूफ़ था। अब्बा जान मुझसे कहने लगे कि बेटा शामिल, तो मेरा क्लास फेलो था तो इसकी नौकरी भी लग चुकी है। हालांकि इसके बाप ने मुझे बताया नहीं था, लेकिन अब इसे अपने बेटे की पहले तनख्वाह मिली है तो इसने खैरात की। तुम कब नौकरी करोगे? मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान मुझ पर भरोसा रखें, 6 माह का मुझे वक़्त दें। मेरा इम्तिहान 6 माह बाद है। मैं एक बड़ा ऑफिसर बनने जा रहा हूँ और इस बात के काफ़ी चांसेस हैं। बस आप मुझे 6 माह का वक़्त दे दें। अब्बा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 माह का वक़्त देता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुम्हें मोहलत नहीं दूंगा। मैंने अब्बा का शुक्रिया अदा किया, दिन रात पढ़ने लगा। मेरा ये दूसरा चांस था और तैयारी बहुत अच्छी थी। इसके बाद दूसरी बार सीएसएस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हो गया, लेकिन इंटरव्यू क्लियर ना कर पाया। तहरीरी इम्तिहान में पास करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे कई उस्तादों ने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि अगर तुमने इसी तरह मेहनत जारी रखी तो तीसरी कोशिश में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। उन्होंने इन हालात में मुझे बहुत सपोर्ट किया और कहा कि अगर 1 साल मज़ीद लगा लो तो तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मैं भी यही समझता था कि अगर मुझे मज़ीद एक मौका मिल जाए तो मैं इस बार ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मुझे परेशानी अब्बा के बारे में थी, क्योंकि अब्बा मेरी जॉब के लिए बेताब थे। इसी दौरान अब्बा की मुलाकात शामिल से हुई। वो बाइक पर बैंक से वापस आ रहा था तो अब्बा ने हाथ लहराकर लिफ्ट मांगी। सफ़र के दौरान शामिल ने अब्बा को एक बात बताई जिसकी वजह से अब्बा का पारा हाई हो गया। शामिल ने अब्बा से पूछा कि आपका बेटा जॉब क्यों नहीं कर रहा। अब्बा ने इसे जवाब दिया कि बेटा, वो किसी इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ है और कह रहा है कि बड़ा आदमी बनेगा। वो ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। शामिल ने हसद में आकर अब्बा से कहा कि आपका बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जिस इम्तिहान की वो तैयारी कर रहा है ये मुल्क का सबसे
मुश्किल एग्ज़ाम है और आप मेरी बात का यकीन माने, वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगा। वो पहली नहीं बल्कि दूसरी बार इम्तिहान दे रहा है और अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और इसके अलावा अब्बा को ये भी बताया कि जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तब मैंने रेहान से भी कहा था कि तुम भी अप्लाई करो, तुम गरीब घर के लड़के हो, 4 पैसे घर आ जाएंगे तो तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। मगर इसके बावजूद आपके बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था और कहने लगा कि ये छोटी मोटी जॉब मैं नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अंकल, अब आप खुद बताएं, इस मुल्क में बड़ा ऑफिसर बनना कोई आसान काम है क्या? हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है, बगैर पैसे तो कोई भी बड़ी पोस्ट हासिल कर सकता है। मैंने ये बात रेहान को बताई थी, लेकिन इसने मेरी किसी बात का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब्बा जान इसकी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। शामिल कहने लगा, अंकल, आप बुरा ना माने तो हकीकत ये है कि रेहान को आपका एहसास नहीं, इसलिए वो जॉब नहीं करना चाहता। आप सारा दिन वर्कशॉप पर काम करते हैं, मगर इसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि इसका बाप गर्मी में कितना काम करता है। शामिल ने मेरे बाप से ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानता था। मैंने तो कभी इसका बुरा नहीं सोचा था, मगर इसके दिमाग में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही थी। मेरे खिलाफ अब्बा को भड़का दिया। दरअसल इसे मालूम हो चुका था कि दूसरे अटैम्प्ट में मैंने तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया है और इसे इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर ऐसे ही ये मुसलसल मेहनत करता रहा तो तीसरी कोशिश में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। अब्बा जान जब घर आए तो आग बगोला थे, वो मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं उस वक्त लाइब्रेरी में था, लगातार मेहनत करना ना छोड़ा। जब शाम को घर आया तो अब्बा जान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझसे कहने लगे कि बड़े आदमी बताओ तुम्हारे इम्तिहान का क्या बना। मैंने कहा, अब्बा, एक कदम आगे बढ़ चुका हूँ, मैं तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू क्लियर ना हो पाया। बस फिर क्या था। इस पर अब्बा को बहुत गुस्सा आया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, साथ साथ तैयारी भी जारी रखूँगा। मगर अब्बा ने ना देखा ना ताओ, डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया। अब्बा की आवाज़ सुनकर मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पूरा मोहल्ला हमारे घर का तमाशा देख रहा था। इस तमाशे का मेन किरदार तो मैं खुद था। मोहल्ले की औरतें दीवारों से हमें झांक रही थी, अपना मुंह दुपट्टे में छुपाए हम पर हंस रही थी, जबकि मेरी सौतेली माँ मेरे बाप को उकसा रही थी कि इसे मारो, ये हट हराम जानबूझकर नौकरी नहीं करता ताकि आप हमेशा से जलील होते रहें। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग अब्बा के पास आए और कहा, जवान औलाद पर हाथ नहीं उठाते। मगर अब्बा किसी की नहीं सुन रहे थे। वो मुसलसल मुझे मार रहे थे। जब मार मार कर थक गए तो फिर मुझे घसीट कर घर से बाहर धक्के दे के गली में फेंक दिया और कहा, दफ़ा हो जाओ, दोबारा मेरे घर में मुझे शक्ल मत दिखाना। मैं तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा कि नौकरी करोगे, लेकिन तुमने तो हमें ही बेवकूफ़ बनाया। तुम जैसा घटिया इंसान, जलील इंसान कभी ऑफिसर नहीं बन सकता। कितना खुशनसीब है शामिल और इसका बाप। काश मेरा बेटा शामिल की तरह होता, मगर तुम हट हराम हो। मैं अब्बा की बातें सुनता रहा। अब तो मेरी सारी किताबें भी अब्बा ने गली में फेंक दी थीं, जो इम्तिहान की तैयारी में मुझे मदद दे रही थीं। मैंने वो किताबें समेटी, एक गठरी बनाई, सर पर उठाई, घर से रवाना हो गया। जब मैं घर से जा रहा था तो अब्बा ने मुझे दोबारा याद दिलाया कि जो भी हो जाए घर वापस नहीं आना। मैं किसी सूरत घर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी। मैं इस घर से मोहब्बत करता था। एक शख्सियत थी इस घर से मुझसे प्यार करती थी और वो थी मेरी माँ, जो दुनिया छोड़ चुकी थी। मैं रोता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा माँ की कब्र पर गया। काफ़ी देर तक माँ की कब्र पर बैठा रोता रहा, इनसे बातें करता रहा, अपने दिल के हालात बयान करता रहा। काफ़ी देर तक मैं कब्रिस्तान पर माँ की कब्र पर बैठा रहा। मुझे नहीं मालूम कब मुझे नींद आ गई। रात का अंधेरा छा रहा था जब गोरगा ने मुझे उठाया, मुझे नींद से बेदार किया। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरा ठिकाना कहाँ है, लेकिन ये पता था कि अब मैंने घर वापस नहीं जाना। अब्बा ने मुझे बहुत मारा था और मैं चाहता तो अब्बा का हाथ रोक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। मैं तो ज़िंदगी में कभी अब्बा से ऊंची आवाज़ में बात
नहीं की थी। मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। सोचने लगा कि किसके पास जाऊं। ना चाहते हुए भी शामिल के पास गया और जानता था कि इनका एक किराए का मकान है जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। मैंने शामिल से दरख्वास्त की कि किराए के मकान में मुझे रहने की इजाज़त दे दो। तुम तो जानते हो कि अब्बा ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे बचपन के दोस्त हो, वो मुश्किल की इस घड़ी में मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। शामिल ने कहा कि अब्बा से पूछकर मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अब्बा की इजाज़त के बगैर तो मैं तुम्हें इस मकान में ठहरने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि अब्बा मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो घर में दाखिल हुआ और फिर वापस आकर मुझे बताया कि अब्बा ने मना किया है। पता नहीं इसने अब्बा से बात की थी या नहीं, लेकिन इसने मुझसे कहा कि मैं मजबूर हूँ। अब वो मकान किराए पर देने वाले हैं और इसका किराया 10,000 माहाना है। अगर तुम 10,000 रुपये दे दो तो इस मकान में ठहरने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, क्योंकि मेरी जेब में तो फूटी घोड़ी तक नहीं थी। मैं रो भी रहा था, साथ साथ सोच भी रहा था कि कैसा ज़माना आ गया है। लेकिन शामिर से मुझे कोई गिला नहीं था। वो तो मेरा सक्का भाई तो नहीं था। मेरे सक्के बाप ने मुझे घर से निकाला। गैरों से मैं कौन सा गिला कर सकता था। दिन को एक मिल में काम करने लगा। सारा दिन काम करता, रात को एक पार्क में लेट जाता। 2 रातें मैंने ऐसे ही गुजारी, लेकिन इसके बाद पार्क में भी जगह ना मिली, क्योंकि पार्क के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहां से निकाल दिया, ये कहते हुए कि यहाँ रात गुजारने की इजाज़त नहीं। मैं एक दरबार पर जाकर वहाँ रहने लगा। वहाँ मुझे रहाइश तो मिल रही थी, साथ साथ लंगर खाना भी मिल रहा था। लेकिन मसला ये था कि मैं वहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि हर वक्त मज़ार पर लोगों का रश रहता और शोर भी बहुत ज़्यादा था। रात गए यहाँ लोग आते जाते थे। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। किताबों की हिफाजत भी एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि सुबह को जब जैसे ही मैं मजदूरी के लिए जाता तो मुझे किताबों के बारे में परेशानी लाख हो जाती कि कोई किताबें उठाकर ना ले जाए, क्योंकि वो कीमती किताबें थीं। यही किताबें मेरा सासा थीं। मैंने मज़ार के सहन में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों के शोर की वजह से पढ़ ना सका। मजबूरन किताबें उठाईं और वीरान सड़क के किनारे एक लाइट के खंभे के नीचे पढ़ना शुरू किया। ये सर्दियों की रात थी। सख्त सर्दियां मेरा जिस्म ठठा रही थीं और मेरे पास चादर भी नहीं थी, मगर इसके बावजूद मैंने मेहनत जारी रखी। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी आखिरी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा या नहीं, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में पूरी मेहनत करना चाहता था, ताकि बाद में मुझे इस बात का अफसोस ना हो कि मंजिल करीब थी, लेकिन मैं ठीक से पढ़ ना पाया। मैं वहाँ में वीरान सड़क के किनारे खंभे के नीचे पढ़ाई में मसरूफ़ था कि कहीं से आवारा कुत्तों का झुंड मेरे करीब आया। उन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया और इनके भौंकने की आवाज़ सुनकर बाकी के आवारा कुत्ते भी मेरे इर्द गिर्द जमा होने लगे। वो हर तरफ से मुझे घेर चुके थे और मुझे काटने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था, क्योंकि रात के 1 बज चुके थे। सारे लोग अपने अपने घरों में मज़े की नींदें सो रहे थे, जबकि मैं आधी रात को कुत्तों के दरमियान गिर चुका था। मैंने बचाव की बहुत कोशिश की, इधर उधर देखा, लेकिन कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वो मुझ पर टूट पड़े। शायद काफ़ी दिनों तक भूखे थे, वो मुझे खाना चाहते थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं अपने आप को कुत्तों के चुगल से आज़ाद ना कर पाया। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई मेरी मदद को ना आया। खुदा भला करे, मौलवी साहब का, जो मस्जिद में उस वक़्त तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, इसने मेरी बात सुनी तो मुझे वहाँ देखा। मस्जिद से बाहर आए और मेरी मदद की। कुत्ते मुझे काट रहे थे। मौलवी साहब ने डंडों की मदद से कुत्तों को वहाँ से भगाया और ज़ख्मी हालत में मुझे मस्जिद के अंदर ले आए। फिर मुझे एक बेड पर लटाया और अस्पताल ले गए। इसने मुझे इंजेक्शन भी लगवाया और मरहम पट्टी भी करवाई और वापस मस्जिद में ले आए। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ और इस तरह कैसे इस मुश्किल में फंसा हूँ, रात कुत्तों का शिकार बना। मैंने मौलवी साहब को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई।
मेरी कहानी सुनकर मौलवी साहब रोने लगे, लेकिन इसके बाद मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम एक लायक इंसान हो और कौम का सासा हो। तुम मुश्किल हालात में ज़रूर हो, लेकिन इंशाअल्लाह एक ना एक दिन इन मुश्किल हालात से बाहर ज़रूर निकल आओगे। और मुझे तुम्हारे बाप पर अफसोस है कि तुम जैसे हीरे की इसने कदर ना की। अल्लाह तुम्हारे बाप को हदायत दे। मौलवी साहब ने मस्जिद के साथ वाले कमरे में मुझे रहने की इजाज़त दे दी थी। अब रहाइश का मसला तो हल हो ही चुका था और मौलाना ने मुझसे ये भी कहा कि तुम्हें खाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह मोहल्ले के लोग मुझे खाना दे देते हैं, तुम्हें भी यहाँ से आराम से खाना मिल जाया करेगा। लेकिन मैंने मौलवी साहब से यही कहा कि मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। आपने इन हालात में मुझे रहाइश देकर मेरा इलाज भी करवाया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खाना लंगर खाने से ही खा लूँगा। बस यहाँ खामोशी से अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैंने दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। माजी की तलख़ यादों को मुकम्मल तौर पर भुला देना चाहता था, क्योंकि माजी में मेरे साथ काफ़ी हादसा पेश आए थे और पड़ोसन ने मुझे जाते हुए जो बात बताई थी वो मुझे आज तक याद है। पड़ोसन ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया था। हकीकत ये है कि उस दिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को बहुत मारा था। ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के सामने खड़ी हो चुकी थी। इसने चीख कर कहा, कासम अली, बर्दाश्त की भी हद होती है। पिछले 15 साल से तो तुम मुझे मार रहे हो। मैं भी इंसान हूँ। अब मज़ीद मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता जो तुमने मुझ पर किया है। तुम्हें किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगी। बस ये सुनना था कि तेरे बाप ने एक मोटा सा डंडा उठाया, तुम्हारे माँ के सर में दे मारा। वो नहीं जानता था कि ये डंडा तुम्हारी माँ की जान ले जाएगा, लेकिन गुस्से में जो डंडा इसने तुम्हारी माँ के सर पर मारा वो नीचे गिर पड़ी और उस वक़्त मकान की छत से मैं देख रही थी। बस वो आखिरी बार गिरी थी, फिर उठ ना पाई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की नब्ज़ चेक की और जब इससे पता चला कि तुम्हारी माँ अब ज़िंदा नहीं, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है, मैं तन्हा रह चुका हूँ। इस तरह के बयान करने लगा। अब्बा ने मुझ पर इतने जुल्म किए, मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जिस तरह इसने मेरी माँ की जान ली, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसी दिन मुझे अब्बा से नफ़रत हो चुकी थी। कई ऐसे बातें थीं जो मुझे सख्त मेहनत करने पर उकसा रही थीं। दोस्तों की बेवफाइयाँ मेरे सामने आ रही थीं और वो रिश्तेदार जिनके दरवाजे पर मैं गया था किताबों की गठरी उठाकर, ताकि वो मुझे रहाइश दें, मेरी मदद करें, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद ना की। जब भी पढ़ाई के दौरान मुझे नींद आती थी तो इन्हीं बातों को याद करके मैं बेदार हो जाता था कि किस तरह रिश्तेदारों ने इस मुश्किल वक़्त में मुझे तनहा छोड़ दिया। तमाम दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, शामिल जिसको मैं अपनी छोटा भाई समझता था। मुश्किल की इस घड़ी में इसने भी मुझे रहाइश ना दी। इन तमाम बातों की वजह से मेहनत से कभी कतराता नहीं था और ये बातें मुझे सख्त मेहनत करने पर उकसाती थीं। मौलवी साहब को दिल से दुआएं दे रहा था। मौलवी साहब भी मेरी कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। मेरी मेहनत रंग लाई। इस बार तहरीरी इम्तहान के साथ मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और मैं कामयाब हुआ। मुझे अभी तक याद है, अपना रिजल्ट देखकर मैं गश खाकर नीचे गिर पड़ा था और मौलवी साहब ने मुझे संभाला था। मैं CSS के लिए करके ASP की पोस्ट पर ऑफिसर तैनात हुआ और वो भी अपने ज़िला में। मौलवी साहब की बेटी से मेरा निकाह हुआ और सबसे पहला केस जो मेरे सामने आया वो एक ऐसी औरत का था जो कैद में थी। वो उसे देखा तो वो मेरी सौतेली माँ थी जिसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया था। मुझे बताया गया था कि इस औरत के अजनबी मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। शोर को जब इसके ताल्लुकात के बारे में पता चला तो मेरे बाप ने इसे रोका, मगर इसने अपने शोर को ही अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया। मैंने अपने स्टाफ के किसी शख्स को नहीं बताया था कि ये औरत मेरी सौतेली माँ है और जिस आदमी को इसने मारा है वो मेरा सक्का बाप था। उस दिन मुझे अब्बा के अंजाम पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं बहुत रोया था। काश अब्बा मुझे समझने की कोशिश करते, कुछ दिन मज़ीद सब्र कर लेते। मैं इस घर की खातिर मेहनत कर रहा था। जिस ख़ानदान का कोई बच्चा मैट्रिक तक ना पढ़ सका, इसी ख़ानदान में ऑफिसर बनकर इस ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहता था। मगर अफसोस कि अब्बा ने मेरा साथ ना दिया। वो गैरों की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। इस कहानी में इन वालिदैन के लिए
सबक है। जिनके बेटे कुछ करना चाहते हैं वो आपसे मुखलिस हैं, मगर आप इनका साथ नहीं दे पाते। कोशिश करें कि आप अपनी औलाद को समझें, इनके दोस्त बने। इन्हें आपकी दोस्ती और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।